आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एशियाटिक लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एशियाटिक लाइन का IUCN में क्या स्टेटस है और पिछले 3 सालों में क्यों इतने सारे एशियाटिक लाइन मारे गए हैं। ठीक है। दूसरा आर्टिकल T+0 सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे T+0 सेटलमेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अमृत धरोहर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ फ्रंट पेज के आर्टिकल हम देख लेते हैं। देखो, पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जापान से रिलेटेड है। देखो, जापान में अभी रिसेंटली एक क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक अप्रॉक्स 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। तो इस अर्थक्वेक से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, अप्रॉक्स 45 लोग। मगर जापान से हम इतनी चीज़ लर्न कर सकते हैं कि जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक प्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैसे? क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और इस अर्थक्वेक आने के पीछे वहाँ की प्लेट है, क्योंकि जो प्लेट वहाँ मिलती है उसकी वजह से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। अदर रीजन मैन मेड होते हैं और वॉल्केनिक होते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट है जहाँ मिलती है तो वहाँ वॉल्केनो इरप्शन के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन से मिलती हुई जाती है और इस रिंग ऑफ फायर की वजह से वहाँ बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये जानना है कि जापान में ऐसा होता क्यों है। पहली चीज़ हमने जानी टेक्टोनिक प्लेट का रीज़न है। दूसरी मैन मेड रीज़न भी होते हैं, जैसे माइनिंग एक्टिविटी हो गई, क्लाइमेट चेंज का भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न आता है। तो ये रीज़न जापान के अर्थक्वेक में इन्वॉल्व है। ये जो अर्थक्वेक हैं, तो जापान ने इतना लर्न अर्थक्वेक से किया है कि आखिरकार वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो केवल ओनली हम 45 लोग कह सकते हैं मरे हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते। मरने वाले के लिए एक आदमी भी मरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर अगर 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहीं और आ जाता तो हज़ारों से लोग मारे जाते, मे बी लाखों से लोग मारे जाते। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या हेडलाइन है कि क्या हुआ है, एक पैसेंजर प्लेन जो है जो जेट था उससे टकरा गया। और ये जेट जो था, जो समुद्र में नेवी का जेट था, उसको द्वारा उससे टकराया। तो इसमें पैसेंजर प्लेन के लोग तो बचा लिए गए सब के सब, मगर जेट में जो 6 लोग थे उसमें से 5 लोग खत्म हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट हेडलाइन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन क्या है हमारी, इससे रिलेटेड है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, जो भारत न्याय संहिता है। देखो, भारत न्याय संहिता क्या है, IPC है। तो IPC का नाम बदलकर भारत न्याय संहिता कर दिया गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोटेस्ट इसलिए किए जा रहे हैं कि भारत न्याय संहिता के अंदर जो हिट एंड रन केस है, देखो क्या होता है, ड्राइवर ड्राइव करते हैं। अब मान लो ड्राइवर से किसी मासूम की जान चली गई। अब ड्राइवर क्या करता है, यहाँ से भाग जाता है। तो ये कहलाता है हिट एंड रन केस। इस केस में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है और पेनाल्टी का भी प्रावधान बढ़ा दिया गया। तो इसको प्रोटेस्ट इस बात का है, ड्राइवर कहते हैं ये मे बी हमारी वजह से ना डेथ हुई हो, बंदा आके हमारे सामने टकरा जाए, एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ से अगर बंदा भागेगा नहीं तो मॉब अटैक हो जाएगा और ड्राइवर को मार दिया जाएगा। तो 2-3 रीज़न है। और इसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ये कहना है कि इस लॉ तो ये IPC है, मगर इस प्रोविज़न को जो भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है, इसके ऊपर कोई भी डिबेट नहीं हुई, कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आती है कि ये एक अथॉरिटेरियन रिजाइम नहीं है। आप ये अथॉरिटेरियन रिजाइम में करते हैं कि कोई लाए और इम्प्लीमेंट कर दिया, इतनी जल्दबाजी नहीं की जाती है। देखो, पार्लियामेंट का भी जो प्रोडक्शन है, पार्लियामेंट का भी जो क्या कहते हैं टाइम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डिबेट और डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या कहा गया है, अब होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आपसे डिस्कस करने के बाद ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कई राज्यों में प्रोटेस्ट खत्म कर लिया गया है, मगर बहुत सारे राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल के व्हीकल नहीं पहुंच पा रहे हैं, पेट्रोल बंद है, वहां पर पेट्रोल की सुविधाएं नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये पूरा आर्टिकल था। अब हम देख लेते हैं
अंदर के पेज के कुछ आर्टिकल और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल। देखो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कर दें। देखो रिसोर्सेज के अभाव की वजह से क्या होता है, हमारे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, तो इससे क्या होता है हम लोग ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं। तो व्यूज़ जब ज़्यादा मिलेंगे तो नए इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे हम, और नए इनिशिएटिव का हम लोगों को और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो @WASI@34 पर कांटेक्ट करें टेलीग्राम पर। अगर इस पर कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो हमारे अदर टेलीग्राम के चैनल हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखो अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी, ये लाइव मिंट की न्यूज़ है अमृत धरोहर स्कीम से रिलेटेड। अमृत धरोहर स्कीम सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़ है, आपको इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप किसी स्कीम का ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहाँ सॉल्व हो जाती है। अगर आप अपने एक सादा पेज पर या कॉपी पर ये लिख लेते हैं अमृत धरोहर स्कीम और ऑब्जेक्टिव ऐसे करके, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्व करना वेटलैंड को और इंश्योर करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट को। जो हमारी वेटलैंड हैं, वेटलैंड क्या करती हैं, हमारे कार्बन को सिंक करती हैं, कार्बन को अपने अंदर लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज पाए जाते हैं, ग्रासेस पाए जाती हैं, हर्ब पाए जाते हैं। तो ये हमारे कार्बन को सिंक करती हैं, और इससे क्या होता है हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और एनिमल्स को और बर्ड्स को एक ऐसी जगह मिलती है जहां उन्हें खाना मिल सकता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अमृत धरोहर स्कीम की क्या है, ये वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हमें यूटिलाइज करना है वेटलैंड को ऑप्टिमली, मतलब जो वेटलैंड का यूटिलाइजेशन है उसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, और बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल फंक्शन को हमें कंजर्व करना है। क्या होता है, वेटलैंड को एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत होते हैं। वेटलैंड की एक खासियत होती है, आपको पता होगा कि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं, क्योंकि कम पानी होता है, ट्रीज बहुत होते हैं, हर्ब्स बहुत होती हैं, तो एनिमल फिशेज वगैरह बहुत मिलती हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो मेन पर्पस अमृत धरोहर स्कीम का ये है। अदर चीज़ें कैसे क्या क्या फोकस किया जा रहा है, जैसे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम, अब इस इम्प्लीमेंट को अगले 3 साल तक के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। इको टूरिज्म में फोकस किया जा रहा है कि वेटलैंड को इस तरह से मैनेज किया जाए कि लोग यहाँ की वेटलैंड आकर देखें, उसमें क्या चीज़ हमने कंजर्व की है, कैसे वो इतना यूनिक इन्वायरमेंट बना है, इकोलॉजिकली रिच इन्वायरमेंट बना है, ये इंपॉर्टेंट है। बूस्टिंग कार्बन स्टॉक इन वेटलैंड, आपको मैंने बताया कि कार्बन स्टॉक को ये अपने अंदर लेता है, जिससे क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोकल कम्युनिटी को इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वेटलैंड रिलेटेड एक्टिविटी जो होती हैं, जैसे वेटलैंड को कंजर्व करना, वेटलैंड की बाउंड्री मेंटेन करना, वेटलैंड के लिए रिसोर्सेज डेवलप करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लोकल कम्युनिटी को बहुत बेनिफिट पहुंचाती हैं। आप कह रहे हैं कि हमें अमृत धरोहर स्कीम की ज़रूरत क्यों है। देखो सेवरल जो इशू हैं इसके अमृत धरोहर स्कीम के द्वारा कवर होते हैं। जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 2015 में ये स्टार्ट हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसे हमने टारगेट बनाया है 2030 तक अचीव करने का। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अमृत धरोहर स्कीम इसको अचीव करने में हमें बेनिफिट देगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो पीस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर रामसार साइट का भी जिक्र है कि रामसार रिकॉग्निशन कैसे होता है। देखो रामसार कन्वेंशन के बारे में जान लो। रामसार साइट क्या है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन। ठीक है, इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कहते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, आप याद रखना, और ये स्टेबलाइज की गई थी यूनेस्को के द्वारा। ये चीज़ याद नहीं रहती है। आप यहाँ पर अगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल आ जाएगा तो आप गलत कर बैठेंगे। तो क्या आप इतना ज़रूर लिख लेना कि ये चीज़ जो स्टार्ट की गई या ट्रीटी स्टेबलाइज की गई, ये यूनेस्को के द्वारा की गई 1971 में, और सिटी ऑफ रामसार, ये कैस्पियन सी के बगल में एक सिटी है रामसार, वहाँ पर ये कन्वेंशन बना। मेनली इसका मेन पर्पस क्या है, हमें वेटलैंड को कंजर्व करना है, वेटलैंड को आइडेंटिफाई करना है, और जो वहाँ पर वर्ल्ड की स्पेसीज हैं, एनिमल्स वगैरह
बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। सुंदरवन इंडिया में वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइट सुंदरवन है जो वेटलैंड साइट है, और इंडिया के अंदर जो रामसार साइट है वो टोटल एरिया का 10% है। जितनी वेटलैंड है हमारे इंडिया में उसकी उस एरिया का 10% जो है रामसार साइट के अंदर है, और ये 18 स्टेट में है। अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये पुरानी न्यूज़ है थोड़ी, मगर अब अगर आप वेटलैंड देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट में है। मैं कल आपको उसका मैप दिखाऊंगा, ठीक है। अगला आर्टिकल सेबी से रिलेटेड है। देखो सेबी ने क्या किया है, सेबी जो है 2024 में, मार्च 2024 में विचार कर रहा है T+0 सेटलमेंट पे। देखो क्या होता है, अभी हम शॉर्टकट में मैं आपको पहले बता देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। T+1 सेटलमेंट चलता है। T+1 सेटलमेंट क्या होता है, देखो पहले ये जान लो, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, ये रामू की कंपनी है, रामू ने अपनी कंपनी स्टेबलाइज की, और कंपनी इनिशियली जिसे शेयर बांटेगी उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इस पब्लिक ऑफरिंग के तहत जो शेयर दिए जाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत ये शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर को, और जो इनिशियली रिस्क लेते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए उसे दोबारा से सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता। अब ये सेकेंडरी मार्केट में जो आईपीओ के द्वारा शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, उसको दोबारा से सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ट्रेड किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, दाम में अप एंड डाउन होता है, जैसे जैसे न्यूज़ आती है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है। तो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में मान लो मैंने कुछ शेयर लिए, 5 शेयर लिए, अब मैंने 5 शेयर लेकर बेच दिए, तो क्या होता है, 24 घंटे लगते हैं उसको सेटलमेंट होने में। इसे T+ सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट करते हैं। अगर जैसे मान लो आपने अभी शेयर लिया तो आपको मिल तो गया, कभी कभी ये होता है कि 24 घंटे में मिलता है, और 24 घंटे के बाद अगर आप बेचते हैं तो 24 घंटे के बाद उसका पैसा आता है। मगर T+0 सेटलमेंट में क्या होगा कि तुरंत इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं फोन पे कि भाई मैंने खरीदा और मेरे वॉलेट में आ गए पैसे, ठीक है, जैसे मैंने किसी को भेजे तुरंत उसके वॉलेट में पैसे पहुंच गए, तो इसे T+0 सेटलमेंट कहते हैं। आपका 0 टाइम कंज्यूम होगा, और इससे क्या होगा, एक तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन्वेस्टर जो है, पब्लिक जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाह ये तो बहुत ईजी है यार, हमारा मन नहीं है, हम तुरंत बेच देंगे, तुरंत हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह के सेटलमेंट को T+0 सेटलमेंट कहते हैं। T+ सेटलमेंट मैंने बता दिया कि T+1 सेटलमेंट साइकिल होती है, 24 आवर लगते हैं इसमें। और इससे क्या हुआ कि T+1 सेटलमेंट जो जनवरी 2023 में आया था, इससे एफिशिएंसी बढ़ी, फास्टर फंड ट्रांसफर हुआ, और शेयर की डिलीवरी बढ़ी, और रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा। T+0 सेटलमेंट आ जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, मगर इन फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है। अभी तक ये T+1 सेटलमेंट चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल एशियाटिक लाइन के बारे में। आप ये चीज़ जान लो, एशियाटिक लाइन क्या हुआ है, पिछले 3 सालों में 379 एशियाटिक लाइन डाइड हो चुके हैं गुजरात में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एशियाटिक लाइन इसमें कब्स भी हैं, मतलब उनके बच्चे भी हैं, और ये हर साल का डेटा दिया। 2019 में 66 लाइन और 60 कब्स खत्म हुए, ऐसी 73 लाइन, 76 नेक्स्ट ईयर 76 लाइन और 46 कब्स। मतलब ये अननेचुरल रीज़न से मारे गए, मतलब अभी तक कोई रीज़न नहीं बताया गया क्या रीज़न है इनकी डेथ का, ठीक है। तो अभी तक इसका रीज़न नहीं पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम चलाया था, जो वाइल्ड लाइफ में हैबिटेट है उनको कंजर्व करने के लिए। तो इस स्कीम के तहत अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात गवर्नमेंट को कुछ फंड ट्रांसफ़र किए हैं, उस फंड के थ्रू लाइन को कंजर्व किया जाएगा। देखो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इस स्कीम के तहत कुछ पैसा स्टेट को दिया जाता है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट मिलाती है, और ये फाइनेंस असिस्टेंट के थ्रू स्टेट और यूटी क्या करते हैं, जो हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब लाइन का हैबिटेट क्या हो गया, जंगल हो गया ना, वो जंगल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसमें जो अननेचुरल एक्टिविटी है उसे टैकल किया जाएगा। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च। और अदर स्कीम के बारे में भी बताया ताकि लाइन को प्रोटेक्ट किया गया जाए। प्रोजेक्ट लाइन लॉन्च किया गया 2020 में, और एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी लाइन किया गया। अब एशियाटिक लाइन के कुछ बेसिक जान लेते हैं। इसे पैंथेरा ल्यूल्यू
मेंबर कम्युनिटी का सब स्पेसीज कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ओनली अबोर्ड ऑफ एशियाटिक लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, शायद कुछ लोगों को नए जुड़े हों, उन्हें नहीं पता हो। एशियाटिक लाइन केवल गुजरात में पाया जाता है, ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये गिर नेशनल पार्क और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाया जाता है। आपको वर्ल्ड में एशियाटिक लाइन कहीं नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में केवल गुजरात में एशियाटिक लाइन पाया जाता है, इसलिए इसका टूरिज्म बहुत है, और टूरिज्म की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ये इंडेंजर्ड है, साइड के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किए। मैंने आपको आज बताया एशियाटिक लाइन का स्टेटस क्या है, मैंने आपको बताया कि कैसे एशियाटिक लाइन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्यों इनकी डेथ हुई है, ठीक है। हमने जाना कि कैसे जापान में क्राइसिस इमर्ज हुआ, अर्थक्वेक के क्या रीज़न होते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेलीग्राम पर और कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।